अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, नेम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई सी दो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो स्टूडेंट्स, हम तो जानते हैं बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या होती हैं। उनमें से हम कोई सी दो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर पहली करेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम जानते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव का साइन है ये इंडिकेट करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है। तो स्टूडेंट्स, पहली करेक्टरिस्टिक आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और स्टूडेंट्स, सेकंड करेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ था कि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसे हम लोग एफ आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये भी हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये स्टूडेंट्स दो करेक्टरिस्टिक हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कोई भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी स्टूडेंट्स, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये हमने तीन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो कोई से दो करेक्टरिस्टिक आप उसके आंसर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स, पूछा ये जा रहा है कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि नो इट डज नॉट, no, it does not depend on the amplitude for harmonic ऑसिलेटर। और इसकी वजह क्या है? अगर हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखे थे। हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे प्रूव किया अपने चैप्टर के अंदर कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया सिंपल पेंडुलम। तो फॉर सिंपल पेंडुलम, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखा था। हमने देखा था फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 और स्टूडेंट्स ये आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय
L, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था। अब स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और दूसरा डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी जिक्र नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड का। तो स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिर्फ वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ पे डिपेंड करती है और वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हमारा ये जो आंसर है ये नो बनता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें अपने दूसरी एग्जाम्पल की, जो कि हमने कहा था कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किया था और वो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वो इक्वल था 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूले को भी सामने रख के देखें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है स्प्रिंग्स कांस्टेंट और मैस के ऊपर, और इस केस में भी वो डिपेंड नहीं करती हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी does not depend on the amplitude of harmonic oscillator, it only depends on the length in case of simple pendulum and mass in case of horizontal mass spring system। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सादा सा क्वेश्चन, क्या हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका अगर बेसिक आंसर लिखें वन लाइनर तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा नो। नो वी cannot realize an ideal simple pendulum। क्यों नहीं रियलाइज कर सकते, हमें इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर तो हमने दे दिया कि हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम रियलाइज नहीं कर सकते, तो हमें इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स जो पहली चीज़ है, हमें पता है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपने देखा था कि अगर एक सिंपल पेंडुलम होगा तो सिंपल पेंडुलम में हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मैस को अटैच किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये जो मैस अटैच किया था हम लोगों ने, हमने कहा था ये मैस हमारे पास एक पॉइंट मैस होगा, पॉइंट मैस। स्टूडेंट्स हमारा ये मैस जो है, जो पहली इसकी कंडीशन है वो ये है कि जो मैस होता है वो एक पॉइंट मैस होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट मैस किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट मैस एक ऐसा मैस होता है जो डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होता है स्टूडेंट्स। अब डायमेंशनलेस का क्या मतलब है, हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशंस के अंदर मौजूद हो तो हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, या 3 डायमेंशन के अंदर मौजूद हो। अब ये जो पॉइंट है, यानी एक डॉट है या एक पॉइंट है, एक ऐसी एंटिटी को कहते हैं जो डायमेंशनलेस होती है, जो उसी जगह पे मौजूद होती है। तो हमारे लिए एक आइडियल पेंडुलम को रियलाइज़ करना पहली रीज़न के हिसाब से इसलिए मुश्किल है कि ये मैस हमेशा पॉइंट मैस होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल हम कोई भी मैस पॉइंट मैस की फॉर्म में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी मैस जो हम लोग लेके आएंगे वो 2 डायमेंशंस के अंदर आएगा, उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, उसने कुछ ना कुछ जगह घेरनी है, तो वो हमेशा डायमेंशंस में होगा, वो डायमेंशनलेस नहीं हो सकता। तो इस वजह से स्टूडेंट्स पहली रीज़न ये है कि पॉइंट मैस चूँकि हम रियलाइज़ नहीं करवा सकते, इसलिए हम एक सिंपल पेंडुलम को भी रियलाइज़
नहीं कर सकते। अब सेकंड, इसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स दूसरा था कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। यानी जिस स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने अपने मैथ्स को यहाँ पे बांधा हुआ है, ये वाली स्ट्रिंग जो स्टूडेंट्स है हमारी, ये स्ट्रिंग हमारे पास इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हम इसको अगर इस पे फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये इतनी रिजिड होनी चाहिए कि फोर्स लगाने की वजह से ये जो मैस हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लटकाया हुआ है, इस मैस के लटकने की वजह से भी इसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रिंग हमें ऐसी नहीं मिलती जो इनएक्सटेंसिबल हो। जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से उसमें कोई ना कोई एक्सटेंशन ज़रूर आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सटेंशन आ गई तो वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल भी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि ये जो दो कंडीशंस हैं, पॉइंट मैस एंड एक और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन दोनों चीज़ों को हम रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है वो रियलाइज़ नहीं कराया जा सकता, बिकॉज वी कैन नॉट मेक a point mass and inextensible string in real life, so we cannot realize an ideal simple pendulum। तो स्टूडेंट्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7.4, what is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period if its amplitude is a? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट से भी कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स हमें इसको अच्छे से समझना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम कोई भी एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम के केस में हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट होती है और उस रिजिड सपोर्ट के साथ हम लोगों ने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक मैस को लटकाया होता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैस हमने लेट्स सपोज इस जगह पे लटका दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक डायरेक्शन में डिस्टर्ब करके ऑसिलेट करने देते हैं तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इस मैस को डिस्टर्ब करके तकरीबन यहाँ पे इस जगह पे ले आते हैं। और ये स्टूडेंट्स जिस जगह पे हम इस मैस को लेके आएंगे, जाहिर सी बात है हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी मूवमेंट है स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो इस केस में अगर इसका एम्पलीट्यूड ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाए जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया तो ये एम्पलीट्यूड हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस मैस को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये मूव करते करते मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ से, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि मीन पोजीशन से आगे मूव करता चला जाएगा और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाएगा। यानी स्टूडेंट्स ये यहाँ पे अंदाज़न इस जगह तक आ जाएगा। अब जो इस जगह तक पहुँचते पहुँचते इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड के बराबर है, यानी उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम ए का नाम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स उसने क्या कहा कि अगर
टाइम पीरियड की बात हो, जितना उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर एम्पलीट्यूड ए हो। तो स्टूडेंट्स अगर इसी को हम लोग सॉल्व करने की बात करें तो हम अगर देखें तो स्टूडेंट्स अगर टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है उसको लिखने की बात करें तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज हमने यहाँ से डिस्टर्ब किया था कि उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाके छोड़ दिया था। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक आते आते तो स्टूडेंट्स जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ए के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि उसने क्वार्टर अपने पाथ के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किसके बराबर था, तो वो ए के बराबर था। अब स्टूडेंट्स मेन पोजीशन से मूव करते करते सेकंड अपने हाफ पे चला गया, तो वहां तक जाते जाते उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा स्टूडेंट्स वो भी ए के बराबर होगा। और फिर यहाँ से जब वो वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ तो वो एक और ए के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। और फिर जब वापस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वो एक और ए के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं तो उसने एक वाइब्रेशन के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्टूडेंट्स वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ ए के, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आपने इसे एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो अपने टाइम पीरियड के दौरान एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और ये एमसीक्यूज़ में और शक्लों में भी पूछा जा सकता है, यानी स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास इन हाफ ऑफ टाइम पीरियड उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो स्टूडेंट्स हाफ ऑफ टाइम पीरियड आप देख के बता सकते हैं कि वो 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। या स्टूडेंट्स इसको कन्वर्सली भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट ने 4 इंटू 2 यानी 8 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड अपना इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बताएं कि उसने कितनी ऑसिलेशंस की होंगी। तो स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कि उसने इस केस में कितनी ऑसिलेशंस की होंगी, उसने 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट की होंगी। तो स्टूडेंट्स ये आप इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं उनको बना भी सकते हैं और आपके पेपर में अगर आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.5 स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। एक सिंपल पेंडुलम है और उस केस में अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड। और सेकंड पार्ट जो हमारे क्वेश्चन का है वो है कि मास को डबल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसके पहले हाफ को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट हाफ है वो उसमें पूछा जा रहा है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले को डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ डबलिंग द लेंथ। अगर स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ को डबल कर दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है ये हम लोग सीखते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G। ये स्टूडेंट्स बेसिक फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में हम लोग देखें तो लेंथ का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। लेट्स सपोज जो टाइम पीरियड हमारा चेंज होता है हम उसे टी प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टी प्राइम के केस में हम इसे ऐसे लिखते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L प्राइम डिवाइडेड बाय G। यानी स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया इसमें कि हमारी लेंथ और
जो है वो चेंज हो गई है और जो नई लेंथ है वो एल प्राइम की फॉर्म में लिखी हुई है। और स्टूडेंट्स हमें बताया क्या गया, लेंथ इज डबल्ड। ये जो एल प्राइम है हमारे पास, ये एल प्राइम जो है ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ उसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जो टी प्राइम हमारे पास आएगा इस केस में वो स्टूडेंट्स बराबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाय जी। स्टूडेंट्स इस तरह की फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है हम इसको अलग से लिख सकते हैं। कैसे कि 2 पाई हमने ऐसे लिख दिया और स्टूडेंट्स जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम अलग लिख देते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g इसको स्टूडेंट्स हम लोग अलग लिख देते हैं। और फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू रीअरेंज करते हैं और 2 पाई हमने अलग लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g ये अलग लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये तो टाइम पीरियड था लेंथ को चेंज करने से पहले वाला। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टी प्राइम है वो इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके साथ में टी। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब हम लेंथ को डबल करते हैं तो हमारा जो नए वाला टाइम पीरियड है जो हम लोगों ने यहाँ पे टी प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये नए वाला टाइम पीरियड हमारे पहले वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाता है। यानी टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा और कितना इंक्रीज करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका अगला हिस्सा भी देख लेते हैं। पहले में तो उसने पूछा कि अगर मैं लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा। दूसरे में उससे पूछा है व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड। तो इसका सेकंड हाफ जो है क्वेश्चन का वो ये है इफेक्ट ऑफ मैस, के मैस का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था वो फिर से एक दफ़ा आपके सामने लिखता हूँ। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो इसमें तो 2 पाई कांस्टेंट है, एक लेंथ है और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। इस पूरे फॉर्मूले में किसी भी जगह पे मैस तो मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो तो मैस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैस मौजूद नहीं है। तो हम मैस को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या हाफ कर दें तो उससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि टाइम पीरियड is not affected by changing the mass। टाइम पीरियड जो है वो मैस के चेंज करने से चेंज नहीं होता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर ज़ीरो, एक्सप्लेन। सो पूछा जा रहा है कि क्या एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है और क्या एक्सेलरेशन कभी चेंज भी हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्या ये कभी ज़ीरो भी हो सकती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बहुत सादा है। पहले हाफ का, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट, नो, द एक्सेलरेशन does not remain
कांस्टेंट। स्टूडेंट्स किस तरह से नहीं कांस्टेंट रहती? हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। और इसका स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था कि A इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिलेशन को हम लोग सामने रखते हैं और देखते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करता जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो थ्रू आउट द मोशन चेंज हो रहा होता है, तो फिर इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट द मोशन चेंज होता रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। और स्टूडेंट्स फिर इसका जो सेकंड हाफ हमें नज़र आ रहा है, इज द एक्सेलरेशन एवर बी ज़ीरो? क्या एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो भी हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? ये तो पहला था जिसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। सेकंड की बात करें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। कब होगा? एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो होगा जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। यस, इसका आंसर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं यस, द acceleration will be zero when displacement is zero। स्टूडेंट्स जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स? हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।